औकात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा जब धरती नगमे गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, आज की कई बड़ी खबरों पर हमारे साथ तजिया करने के लिए दहली से सीनियर सहाफी कुर्बान अली साहब जुड़ चुके हैं। सीधे हम रुख दहली का करेंगे। कुर्बान अली साहब, आज की कई बड़ी खबरें हैं। अगर सबसे पहले बात बीएसपी की मीटिंग की करें, मायावती ने आज अपने कई बड़े ओहदेदारों और कई नेताओं के और लीडरों के साथ एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों में जो कुछ चल रहा है उस पर नाराजगी जाहिर की है। कुर्बान अली साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपने सही फरमाया। जी हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है जी। आपने सही फरमाया कि आज बीएसपी की जो कायद हैं मायावती साहिबा, उन्होंने लखनऊ में आज अपने पार्टी लीडरान के साथ एक अहम मीटिंग की है और अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है जो इस वक्त मेरे सामने है, जिसमें मुजफ्फरनगर के हालात को लेकर उन्होंने रियासती हुकूमत उत्तर प्रदेश के कामकाज पे सख्त नुक्ताचीनी की है और जिस तरह से मुजफ्फरनगर में पनाहगुज़ीनों के कैंप हटाए गए हैं, बुलडोजर चलाया गया है, उसकी उन्होंने सख्त मजम्मत की है और कहा है कि इसके खिलाफ वो मुल्कगीर पैमाने पर इस मसले को उठाएंगी और आइंदा माह की 15 तारीख को एक सावधान विशाल रैली वो करने जा रही हैं लखनऊ में और उसमें भी इस मसले को वो जोर शोर से उठाएंगी। मायावती की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि एसपी और बीएसपी की मिली भगत से मुजफ्फरनगर में खौफनाक फसादात हुए और उसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग कैंपों में चले गए थे। अभी भी 10-12 हजार लोग कैंपों में रह रहे हैं बहुत ही खराब हालात में और एक तरह का खौफ हिरास का माहौल पूरे सूबे में पैदा कर दिया गया है, खास करके मुसलमानों के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में मुसलमान अपनी घर और जमीन जायदाद छोड़ करके भाग गए हैं, उस पर कब्जा किया जा रहा है और जहां वो रह रहे हैं वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और जिस शदीद सर्दी के मौसम में वो रह रहे हैं वहां काफी लोग बीमार पड़ गए हैं और मौतें वाक़ हो रही हैं। तो ये एक बयान सख्त तनकीद के साथ जारी किया गया है। खास बात यह है, गौर करने लायक बात यह है कि पहली मर्तबा मायावती और उनकी जमात बहुजन समाज पार्टी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जी कुर्बान अली साहब, जो वक्त है यानी जो टाइम है, अब लोकसभा इंतखाबात बहुत करीब हैं, 3-4-5 महीने के बाद लोकसभा इंतखाबात होने वाले। क्या लगता है कि बीएसपी इस मीटिंग के बाद और इस मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उस पर नाराजगी जाहिर करके मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करना चाहती है और कहीं ना कहीं इसके पीछे 2014 का मिशन भी छुपा हुआ है? यकीनन ये बात तो वाज़ेह है कि उन्होंने जो ये इस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है मुजफ्फरनगर फसादात के ताल्लुक से, उसे आप इस नज़र से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी बात अहम है कि रियासत उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है। 1 साल पहले तक उसकी हुकूमत थी, 5 साल तक वहाँ मायावती साहिबा वज़ीर आला थी और उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई थी। उसके पहले भी वो कई मरतबा यूपी की वज़ीर आला रह चुकी हैं
اور جب یہ فسادات ہو رہے تھے تو بی ایس پی نے خاصی خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور اس بات کو لے کر کے خاصی نکتہ چینی بھی ہوئی تھی. لیکن حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد جو نتائج آئے ہیں اس میں بی ایس پی کا ووٹ کافی گرا ہے. اگر صرف دہلی کی بات کریں تو یہاں پہلے اس کا ایک امیدوار ہوتا تھا دہلی اسمبلی میں اور اسے پچھلے الیکشن میں 13% سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے تھے. وہ شرح اب 4% سے بھی نیچے آ گئی ہے. تو وہ اس کو لے کر کے بھی خاصی پریشان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت مسلمان جو حکمراں جماعت ہے سماجوادی پارٹی یو پی میں اس سے بے حد نالاں ہیں, بے حد ناراض ہیں اور ایسے میں ان کی کا رجحان بہوجن سماج پارٹی کی طرف ہو سکتا ہے جو اکثر ہوتا بھی رہا ہے. اور آپ اگر دیکھیں کہ جو 20-22 بہوجن سماج پارٹی کے لوک سبھا کے ممبر ہیں ان میں کئی مسلمان ممبر بھی شامل ہیں اور اسے اچھی خاصی حمایت حاصل ہوتی رہی ہے. لیکن پچھلی مرتبہ پچھلے اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کا رجحان سماجوادی پارٹی اور ملائم سنگھ یادو کی جانب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہوجن سماج پارٹی کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا تھا اور کڑی شکست ہوئی تھی انتخابات میں. تو اب اگر مسلمان بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ جاتا ہے لوک سبھا الیکشن میں تو یقیناً اس کی طاقت مضبوط ہوگی اور وہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گی ریاست اتر پردیش میں. جی قربان علی صاحب, یہ تو ایک معاملہ اتر پردیش کا ہوا. اگر رخ مہاراشٹر کا کریں, مہاراشٹر میں ان دنوں آدرش گھوٹالہ معاملہ کافی چھایا ہوا ہے. کانگریس کے حلیف جماعت این سی پی کا کہنا ہے کہ آدرش ہاؤسنگ سوسائٹی کمیشن رپورٹ پر نظر ثانی کے لیے وہ تیار ہے. اس بیان کے بعد کانگریس کتنے دباؤ میں دکھ رہی ہے؟ دیکھیے ابھی ایک بیان آیا ہے این سی پی کا جو حلیف جماعت ہے مہاراشٹر میں کانگریس پارٹی کی اتحاد کی, اور انہوں نے راہل گاندھی نے جو موقف اختیار کیا تھا اس رپورٹ کے بارے میں اور ریاستی حکومت سے اور ریاستی وزیر اعلیٰ جناب پرتھوی راج چوہان صاحب سے دوبارہ نظر ثانی کرنے کے لیے کہا تھا, اس سے خاصی پریشانی میں آ گئی ہے مہاراشٹر کی حکومت. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس پاٹل کمیشن نے یہ آدرش سوسائٹی گھوٹالے میں اپنی رپورٹ دی ہے اس میں 3 جو کانگریس پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں مہاراشٹر کے ان کو نامزد کیا گیا ہے, جن میں سے ایک تو اب زندہ نہیں ہے ولاس راؤ صاحب, اور دوسرے جو مرکز میں وزیر داخلہ ہیں سشیل کمار شندے صاحب ان کا نام آ گیا ہے. اور اگر وہ ریاستی حکومت اس رپورٹ کو قبول کرتی ہے تو پھر سشیل کمار شندے صاحب کے استعفے کے لیے دباؤ بنے گا کانگریس پارٹی پہ اور اس کے لیے ایک کافی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اس وقت یہ سلسلہ ہے کہ مہاراشٹر میں جو کانگریس پارٹی کی حکومت ہے اسے اپنے ہی اعلی کمان کے عتاب کا شکار ہونا پڑ رہا ہے اور وہ اب اس جستجو میں ہے کہ کس طرح سے اس پریشانی سے نکلے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاستی کابینہ کیا موقف اختیار کرتی ہے. جی قربان علی صاحب, جس طرح سے پورا معاملہ 2014 سے پہلے سامنے آیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن یعنی بی جے پی کو ایک بڑا موقع مل گیا ہے کانگریس کے اوپر حملہ کرنے کی, جیسے کہ حلیف جماعت بھی کانگریس کے رویے سے کچھ ناراض نظر آ رہی ہے, اس کا کہنا ہے کہ پوری رپورٹ پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. تو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو بھی کانگریس پہ حملہ کرنے کا ایک موقع مل گیا ہے؟ نہیں, این سی پی جو ہے وہ کانگریس پارٹی سے ناراض نہیں ہے, وہ ریاستی حکومت کے رویے سے ناراض ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حلیف جماعت این سی پی نے اور اس کے لیڈر طارق انور نے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی صاحبہ نے جو ابھی 2 دن پہلے اسٹینڈ لیا اس معاملے میں اس سے اپنے آپ کو جوڑا ہے اور اس کی حمایت کی ہے. تو یہ مسئلہ دراصل کانگریس پارٹی کے لیے ہی پریشانیاں پیدا کرے گا آخرکار, لیکن فی الحال یہ ہے کہ ریاستی حکومت اب اس معاملے سے کیسے نکلتی ہے یہ ایک مسئلہ ہے. اور یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ جو حزب اختلاف کی جماعت ہے مہاراشٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا, وہ یقیناً اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور اگر کہیں سشیل کمار شندے صاحب کو اپنی وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا, جس کے قوی امکانات ہیں, تو پھر صورتحال کافی مشکل ہوگی کانگریس پارٹی کے لیے اور اس کا اثر آئندہ 2014 کے جو عام انتخابات ہیں ان میں یقیناً ہوگا.
جی قربان علی صاحب، اگر آج کے ایک تیسری بڑی خبر کی طرف ہم نظر ڈالیں تو دہلی میں عام آدمی پارٹی آج دہلی کے عوام کے لیے پانی کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ میٹنگ شروع ہونے والی کہ دہلی کے عوام کو روزانہ 700 لیٹر مفت پانی دیا جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی اپنے اس فیصلے کو لے کر یہ فیصلہ لینے میں صحیح ثابت ہوگی، اور یہ فیصلہ لینا اس کے لیے کتنا آسان ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل سے جو وزیر اعلیٰ ہیں اروند کیجریوال صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ ان کو آج پوری طرح سے ڈاکٹروں نے آرام کرنے کی صلاح دی ہے اور وہ آج دفتر نہیں گئے ہیں۔ تو امکانات یہ ہیں کہ شاید اس سلسلے میں آج کوئی فیصلہ نہ ہو پائے، یا ہو بھی اگر فیصلہ تو دیر شام تک سامنے آئے گا۔ یہ ضرور ہے کہ وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کے فوراً بعد اور کل صبح ان کے گھر پہ کافی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے۔ لوگوں کو اصل میں توقعات بہت ہیں، امیدیں بہت ہیں، اور ہر آدمی اپنے مسئلے کا حل فوری طور پہ چاہتا ہے۔ لیکن کل اروند کیجریوال کو یہ کہنا پڑا کہ دہلی کی عوام انہیں ہفتہ 10 دن کا وقت دیں تاکہ وہ ابھی اپنے آپ کو سیٹل کر سکیں، بقول ان کے کہ وہ ابھی پوری طریقے سے دفتر میں ٹھیک ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں پائے ہیں اور تمام چیزوں کے بارے میں فائلیں بھی نہیں دیکھ پائے ہیں۔ تو لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں اور میڈیا لگاتار ان پر اس بات کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں کہ جن 2 فیصلوں کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک تو دہلی میں بجلی کی شرح 50% کم کریں گے، اور یہ کہ 700 لیٹر پانی ہر گھر کو مفت فراہم کرائیں گے، اس کے بارے میں انہیں فیصلہ لینا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آج دیر شام تک یا کل اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہو، لیکن کافی مشکل کام ہوگا اروند کیجریوال کو اور دہلی کی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا، اور اس کے بڑے دورگامی نتائج ہوں گے۔ جی، یہ بات تو قربان علی صاحب عام آدمی پارٹی کی دہلی کی ہوئی۔ اگر دہلی سے ہٹ کے دیکھیں تو 2014 عام انتخابات کے لیے عام آدمی پارٹی پورے ملک سے اپنے امیدواروں کو کھڑا کرنے کے لیے تال ٹھوک رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر عام آدمی پارٹی پورے ملک میں اور لوک سبھا میں 200 یا 250 یا 300 اپنے امیدوار کھڑے کر دیتی ہے تو کانگریس اور بی جے پی کے لیے کتنی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی؟ یقیناً بہت بڑی مشکل ہوگی دونوں جماعتوں کے لیے، اور اب دہلی انتخابات میں 28 سیٹیں حاصل کر لینے کے بعد اور دہلی میں حکومت بنا لینے کے بعد عام آدمی پارٹی اور اس کے کارکنوں کے حوصلے کافی بلند ہیں، اور وہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریاستوں میں اور زیادہ سے زیادہ اضلاع میں اپنی پارٹی کی یونٹی قائم کر سکیں۔ آج یہ بڑی خبر یہ آئی ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہ جو اس کے ایک طرح سے پالیسی بنانے والے ہیں، اس کے روئے روا کہے جاتے ہیں، پروفیسر یوگیندر یادو صاحب، ان کو ہریانہ کا ذمہ دیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ گڑگاؤں سے، جو دہلی سے بالکل لگا ہوا شہر ہے، وہاں سے لوک سبھا کا الیکشن لڑیں، اور اس کے لیے وہ تیار بھی دکھائی پڑتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے میٹنگیں بلانے کا اور ایڈریس کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے حصوں سے بھی کافی بڑی تعداد میں خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ عام آدمی پارٹی میں شریک ہونا چاہتے ہیں، انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے ہی پارٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ ان تمام لوگوں سے جو آئندہ انتخابات میں امیدوار ہونا چاہتے ہیں ان کے بایو ڈیٹا مانگے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ ہر پارلیمانی حلقے سے 100 لوگوں کی حمایت کے ساتھ اگر وہ کوئی شخص عرضی دے گا تو اس کی عرضی پر پارٹی غور و خوض کرے گی۔ ایک اور سلسلہ یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد سے بھی جو دوسری سیاسی جماعتوں میں اب تک لوگ ایکٹیو تھے وہ بھی اس طرف رجحان کر رہے ہیں، اور کل دہلی میں کچھ مسلمان لیڈروں نے بھی اروند کیجریوال سے ملاقات کی تھی اور ان کی پارٹی میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان میں ایک نام کمال فاروقی کا ہے جو سماجوادی پارٹی سے اب تک منسلک رہے ہیں۔ جی،
जी कुर्बान अली साहब, आज की बड़ी खबरों पर हमारे साथ तज्जिया करने के लिए और हमारे साथ तफसीली बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीनियर सहाफी कुर्बान अली साहब आज की कई बड़ी खबरों पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन खबरों पर तज्जिया कर रहे थे। मायावती ने आज एक मीटिंग की है और अपने कई बड़े लीडरों के साथ इस मीटिंग में मायावती शामिल हुई थी और उन्होंने इस मीटिंग में मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों में जो वहां के पनाहगुजीरों के साथ हो रहा है उस पर नाराजगी जाहिर की उत्तर प्रदेश हुकूमत के ऊपर। इसके अलावा आदर्श घोटाले मामले पर कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उसके हलीफ जमात एनसीपी का कहना है कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी कमीशन रिपोर्ट पर नजरसानी के लिए वो तैयार है। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी आज जल बोर्ड के साथ एक मीटिंग करने वाली थी और दिल्ली के अवाम को बड़ा तोहफा देने वाली थी, यानी 700 लीटर पानी मुफ्त दिल्ली के अवाम को रोजाना देने का फैसला लेने वाली थी। लेकिन दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की आज तबीयत खराब है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आज ये मीटिंग नहीं हो पाएगी और इस पर कोई बड़ा फैसला अब कल लिया जा सकता है। फिलहाल यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से है, जहां नक्सलियों ने गोपालगंज इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी को निशाना बनाया। जाए हादसे पर हिफाजती अमलों को रवाना किया जा चुका है। जराये के मुताबिक कंपनी के कैंप पर रात के वक्त नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने फायरिंग करके मजदूरों को भगाने के बाद कंपनी की 5 गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया। वाज़ेह है कि पीएलजीए ने कंपनी से जबरन वसूली की मांग की थी, जिसे कंपनी ने इनकार कर दिया था। साक्षर भारत मिशन के तहत काम कर रहे कोऑर्डिनेटरों ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। इन लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से वो तनख्वाहों से महरूम हैं और हुक्काम इनके मुतालबात की अनसुनी कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले इन सैकड़ों मुजाहिरीन ने प्रेस कॉलोनी के सामने सड़क पर धरना देकर कुछ वक्त के लिए लाल चौक जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हमल में रुकावट डाली। बाद में पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके इन्हें मुंतशिर कर दिया। इस दौरान बहुत सारे एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया गया। एहतजाजियों का कहना है कि अगर इनके मुतालबात जल्द मंजूर नहीं किए गए तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। हुकूमत ने बहुत दफा हमारे साथ कुछ वादे किए हैं कि आप कुछ देर ठहरो, हम आपके ये डिमांड्स जो जेन्युइन डिमांड्स है हम उनको पूरे करेंगे। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी हमारी ये डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए। गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो हमें वागुजार करें। हम बहुत मुश्किलों में हैं। हमारे 18 महीनों से बिल्कुल हम दर बदर घूम रहे हैं। हम बराबर टाइमिंग पे स्कूल जाते हैं, हम अच्छी तरीके से हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बाज़ाब्ता हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो कोई सॉल्व करता ही नहीं है।
हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके मुशीराबाद में वाक़ एक लकड़ी के टाल में आतिशबाजी का हादसा पेश आया। 5 फायर इंजनों ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की शिद्दत को देखते हुए पुलिस ने लकड़ी के टाल के अतराफ के मकानात को खाली करा दिया था। आतिशबाजी के इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुशीराबाद में लकड़ी की एक टाल में आग लगने का वाकया पेश आया। आतिशबाजी के इस वाकये में लाखों रुपए मालियत की लकड़ी जलकर खाकसर हो गई। मुशीराबाद पुलिस के मुताबिक पीर के रोज अव्वलीन सातों में हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले इलाके मुशीराबाद में राजा डीलक्स सिनेमा घर के करीब वाक़ एक लकड़ी की टाल में आग लग गई। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस और महकमा फायर का अमला जाए वकू पर पहुंच गया और मुसलसल 5 घंटों की कोशिश के बाद आतिशफरो अमले को आग पर काबू पाने में कामयाबी मिली। लकड़ी की टाल में लगी आग को देखते हुए पुलिस ने एहतियाती तौर पर अतराफ के मकानात को खाली करा दिया था। मकामी लोगों का कहना है कि टाल घनी आबादी के बीच होने की वजह से राहत कारी में दुश्वारी पेश आई। मकामी लोगों ने जीएचएमसी से इस लकड़ी की टाल को मुंतकिल करने का भी मुतालबा किया है। బ్యాంక్ బుక్కులు ఆధార్ కార్డులు అన్ని అందులోనే ఉన్నాయి. మాకు ప్రూఫ్స్ ఏం లేవు సార్. అందులో మేము 6 ఉంటాం సార్. 6 బయటకే వచ్చినాం. ఒక్క 5 నిమిషాలు బచాంచకపోతే ఆయనతో కాలిపోదు మేము కూడా. అది ఏమైంది ఎట్లయింది మాకు తెలియదు. 3:30 మధ్యలో అయింది. Total irresponsibility of the electricity department and house owner is not to maintain a proper way current equipments like that. That's why అట్లా పోయింది. దానివల్ల మెయిన్ ప్రాబ్లం జరిగింది. చుట్టూ రౌండ్ సరౌండింగ్స్ అంతా టెంపర్ డిపోసే ఉంది. కంప్లైంట్ చేశారు, చేసినా కూడా అది అట్లా జరుగుతుంది. अथॉरिटीज रेस्पॉन्ड अव्वట్లేదు। उधर महकमा फायर के जिम्मेदारों का कहना है कि गंजान आबादी वाले इलाके में लगी आग पर काबू पाने में उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुशीराबाद पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। खुशकिस्मती से आतिशबाजी के इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर इंतजामिया समेत मकामी लोगों ने भी राहत की सांस ली। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उर्दू एकेडमी इन दिनों बहरानी दौर से गुजर रही है। एकेडमी के जिम्मेदारों का आपसी इख्तिलाफ इसकी एक वजह बताया जा रहा है। अंदरूनी सियासत के चलते एकेडमी के ग्रांट में कटौती हो चुकी है। तनख्वाहें न मिलने की वजह से मुलाजमीन हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं। अदबी हलकों में एकेडमी की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का कयाम उर्दू के फरोग, तरक्की और तरबीज के लिए अमल में आया। एकेडमी ने अपने कयाम के बाद से कई गिरा कदर कारनामे अंजाम दिए, नए लिखने वालों की हौसला अफजाई की और उर्दू अदब के फरोग में अहम रोल अदा किया। लेकिन हालिया अरसे में एकेडमी की कारकर्दगी पर जैसे जमूद सा तारी हो गया है। एकेडमी अपने मकासद के हुसूल में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। इस नाकामी की कई वजूहात बताई जाती हैं, जिनमें एक वजह दाखिली सियासत भी है, जिसके चलते पिछले 3 महीनों में 3 सेक्रेटरीज बदले गए और बात यही खत्म नहीं होती। जिन हाथों में एकेडमी की बागडोर सौंपी गई है, उन्हीं के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उर्दू से इनका दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। अगर मुझसे आप मार्किंग करवाते 100 में से तो मैं 0 नंबर देता, इसलिए कि मेरे इल्म में नहीं है कि कोई भी काम हुआ हो इस दौरान में। कोई किताब नहीं छपी, कोई बड़ा मुशायरा नहीं हुआ, किसी लाइब्रेरी को, किसी उर्दू मदरसे को, किसी अदीब को, किसी शायर को कोई इमदाद नहीं दी गई, हत्ता के अवार्ड्स भी नहीं दिए गए। सियासी पार्टियां अपने सियासी वर्करों को जो लगे रहते हैं उनको इस तरह के ओहदों पे बैठा देते हैं। इनका अकेडमी सतह पे कोई लेना देना होता नहीं है। न ये दानिश्वरों में शुमार हो सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे उर्दू अदब के या दूसरी जुबानों के, तो इनसे हम क्या तवक्कुआत रख सकते हो? ये क्या समझेंगे? इनके यहाँ तो घोड़ा गधा से बराबर है। एकेडमी ने इस साल न किसी शायर व अदीब को एजाज से नवाजा और न ही एकेडमी के ताउन से कोई किताब ही शाये हुई। हालात इतने अबतर हो गए हैं कि एकेडमी के मुलाजमीन को भी अपनी तनख्वाहों के लिए हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो हम लोगों का आंदोलन अभी 19 तारीख से जो है काली वो तो गेट मीटिंग चल रही थी, उसके बाद हम लोगों ने काली पट्टी बांधी और 1 जनवरी 2015 से 14 से हम लोग जो है कलमबंद हड़ताल करेंगे। एकेडमी की मौजूदा सूरत हाल के लिए मध्य प्रदेश हुकूमत को भी मौरद इल्जाम
ठहराया जा रहा है। ईटीवी न्यूज भोपाल। अमूमन ये समझा जाता है कि माशी पसमानदगी हुसूल तालीम में रखना बन जाती है, लेकिन बिहार के नालंदा की मुस्लिम लड़कियों की तालीम के मैदान में पेशरफ्त ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। ये वही नालंदा जिला है जहां से नीतीश कुमार चुनाव जीतकर आज बिहार की क़यादत कर रहे हैं। जी हां, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का ताल्लुक नालंदा से है। नालंदा को बिहार शरीफ का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। इस जिले में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 25% है। पसमानदगी के बावजूद यहाँ तालीम के मैदान में नुमाया पेशरफ्त हुई है। बहुत बदलाव आया है, जैसे लड़कियों को सबसे ज्यादा आगे में बढ़ाते हैं सब माए बाप। मुसलमानों के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में जेरे तालीम हैं। ताहम सरकारी स्कूलों में तालिबात की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। खुद हुसूल तालीम के ताल्लुक से तालिबात की क्या राय है, आप भी सुनिए। आजकल सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ के आगे निकले, सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और कुछ न कुछ बने। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई काफी अच्छी होती है। पढ़ने वाले के लिए ना ही पैसा कोई आगे आड़े आता है और ना ही आर्थिक व्यवस्था और ना ही कुछ सामाजिक चीजें सामने आती है। हमें लगता है जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो किसी भी हालत में किसी भी आर्थिक व्यवस्था में पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। माशरे में तालीमी बेदारी का असर यूं भी हुआ कि जो वालिदैन तालीम से महरूम रह गए, अब वो अपना पेट काट कर बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। जिसे परिश्रम करने पड़ता उतने करें, जितना मतलब हम ऐसे आमदनी है उसी हिसाब से हम पढ़ा सकते हैं, तो देने वाला ऊपर वाला है। हमारा कोशिश जो है ना बच्चे लोग को तरक्की करने का है बहुत, इसलिए करके हम बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत कर करके बच्चे लोग को पढ़ाना है और सोच रहे हैं कि दोनों सब बच्ची को आगे बढ़ाएं। तो आपका रोजगार क्या है? मेरा रोजगार बस यही बिजली बनाते हैं, बिजली बना करके लड़कन लोग को पढ़ाते हैं। तालीमी मैदान में लड़कियों की पेशरफ्त को मुस्बत तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत होनहार तालिबात की हौसला अफजाई करे तो मंजर बदलने में देर नहीं लगेगी। ईटीवी न्यूज बिहार शरीफ। आगे बढ़ेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश में फसाद मुतासरीन को राहत कैंपों से जबरदस्ती बाहर निकालने वाली रियासती हुकूमत की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी सरकार की हिमायत करने वाले दरबारी उलमा भी निशाने पर हैं। पेश लखनऊ से इरफान अली की यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मोदी और मुलायम के दंगों में फर्क करने वाले समाजी कारकुनों, खासतौर पर मिली तंजीमों के रहनुमाओं के खिलाफ महाज खोल दिया है। क्योंकि अगर गुजरात में दंगा होता है, मोदी ने तो वहां किसी को मारा नहीं खुद जाकर के, लेकिन अगर वहां का मुख्यमंत्री था तो उनका ये हक था कि उस दंगे को नियंत्रण करें, उसको रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, इसलिए हम उनको मुजरिम मानते हैं। तो ये थ्योरी अखिलेश और मुलायम पर क्यों नहीं फिट की जाती? वहां पर कोई मौलवी ने आज तक जाकर के अखिलेश के बगल में खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाई, अरे मोदी के। इस दंगे के बाद ये मौलाना लोग कैसे जाके फोटो खिंचवाने और कहने कि उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता? क्यों क्यों मोदी हिंदू है और मुलायम मुसलमान है? सिर्फ जुबान से कह देने से? गलत को गलत कहना होगा। अगर उन उलमा के घर में अगर ये हुआ होता तो क्या वो ये कहते कि अखिलेश और उनकी नीयत पे शक नहीं किया जाना चाहिए? ये बयान आ रहा उलमा का। असल मसला ये है, अगर मेरा बयान भी आए इस तरह का तो मेरा भी बाइकाट होना चाहिए। दरअसल कुछ रोज कबल समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम नुमाइंदों के एक वफ्द से मुलाकात की थी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि फसादात के बाद भी रियासत के मुसलमान उनके साथ हैं। फसाद मुतासरीन के साथ हो रही नाइंसाफी पर इन रहनुमाओं की खामोशी से हुकूमत की हिम्मत बढ़ी और मुतासरीन को कैंपों से बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया गया। सियासी अफराद भी इसे गलत मानते हैं। राजनीति में जो धार्मिक लोग हैं वो विभिन्न दलों में, विभिन्न सियासी पार्टियों में बटे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि फिर उनकी मान्यताओं में एक असर पड़ेगा, क्योंकि वोट तो आदमी अपने
हिसाब से देता है और मजहब के नाम पर सब लोग जो है धार्मिक लोगों को सम्मान देते हैं, श्रद्धा करते हैं। ये उलमा किराम की एक समाज में, कौम में एक इज्जत होती है, वो उनको चाहिए कि कम से कम वो पॉलिटिकल इस तरह के बयानात से बचें। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत का नारा देकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन रियासत में मुसलसल होने वाले फसादात ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों और मिल्ली रहनुमाओं के रवैये पर सवाल उठने लाजमी है। किसी शायर ने शायद इन्हीं के बारे में कहा है, अजीम थे दुआओं को उठने वाले ये हाथ, न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। ईटीवी न्यूज, लखनऊ।